नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक विदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। चारधाम यात्रा प्रदेश वासियों के लिए बड़ा अवसर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां राज्य की जनता श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों का करती है स्वागत। 2025 की यात्रा समाप्त होते ही आगामी यात्रा की तैयारी कर दी थी शुरू। यात्रा को लेकर युद्ध स्तर पर चल रही तैयारियां, बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा तंत्रों पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। श्रद्धालुओं की सुविधा और सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्रा मार्गों पर सभी मूलभूत सुविधाएं की जा रही दुरुस्त। इसके साथ पिछले वर्ष आपदा के कारण यात्रा लगभग 1.5 महीने तक रही थी बाधित। आपदा के बावजूद भी 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए थे भगवान के दर्शन। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। गढ़वाल मंडल विकास निगम के अतिथि गृहों में 5 करोड़ रुपए से अधिक की हो चुकी है बुकिंग। प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं को नहीं होनी चाहिए होगी कोई भी असुविधा। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुखद चारधाम यात्रा कराना सरकार की प्राथमिकता। श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के लिए सरकार संकल्पित। हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जिसमें हमारे राज्य के लोग पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। और इस वर्ष 19 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके निमित्त सभी तैयारियां लगातार 2025 की यात्रा के संपन्न होते ही हमने प्रारंभ कर दी थी। अब सड़कों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, अन्य अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, आवास अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, इसके साथ साथ दर्शन की व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, उन सभी पर विशेष ध्यान कर रहे हैं। और पिछले वर्ष हमारी यात्रा लगभग 1.5 महीने से भी ज्यादा समय तक बाधित हुई थी, काफी आपदा आई थी, और उसके बावजूद भी 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे। और 10 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक चारधाम यात्रा के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। हमारा प्रयास है कि हर एक आने वाले यात्री, श्रद्धालु, तीर्थयात्री, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। वैसे तो यात्रा क्योंकि ऐसा भौगोलिक परिक्षेत्र है, उसमें चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी कि सबके लिए यात्रा एक सुरक्षित यात्रा हो। और मैं सभी तीर्थयात्रियों को जो दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनके दर्शन हों, और जो भी तीर्थयात्री देवभूमि उत्तराखंड यात्रा के लिए आएंगे, चार धामों के दर्शन के लिए आएंगे, उनका दर्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। दर्शन हो, यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। और आपदा एवं परिस्थितियों के आकलन के अनुसार प्रशासन यात्रा को समय समय पर सूचनाएं भी प्रेषित करेगा और आवश्यक दिशा निर्देश भी देता रहेगा। सामान्य यात्रा में कोई भी इस प्रकार की कैपिंग की निर्देश नहीं है। जो भी यहाँ आएंगे उन सभी को हम संपूर्ण रूप से उनके दर्शन कराने की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के संदर्भ में पूछा प्रश्न। आइए अब आपको सुनाते हैं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के प्रश्न पर क्या कुछ कहा केंद्रीय उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने। माननीय महोदय, मैं माननीय मंत्री जानना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य किया गया है। जिन क्षेत्रों में इंटरनेट या बायोमेट्रिक मशीनों की समस्या है, वहां सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है? क्या बायोमेट्रिक फेल होने की स्थिति में लाभार्थियों को राशन से वंचित होने की शिकायतें आ रही हैं? उनके समाधान के लिए क्या नीति अपनाई गई है? ऑनरेबल मिनिस्टर जी, लाइक टू क्लैरिफाई थ्रू यू पूरा सदन के लिए मैं ये बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक व्यक्ति को भी बिना अनाज
वो ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, इस कारण से राशन शॉप से वापस हम नहीं भेजते हैं सर। दैट हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू द एवरी स्टेट गवर्नमेंट। एंड ये जैसे ऑलरेडी माननीय मंत्री जी ने बताया है, ऑफलाइन पे भी चलता है। इसके अलावा अभी हम नया पहल शुरू किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी हमने पायलट मोड पर शुरू किया है। जो भी डिजिटाइजेशन हुआ है सर, ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा एक डिजिटाइजेशन इस विभाग में हुआ है। कारण 250 करोड़ हमने सिर्फ इसमें सेविंग कर रहे हैं। डिपो दर्पण में हमने डिपो दर्पण में क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सब पता चलता है। इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में मैं ये भी कह सकता हूं, न के बराबर हम ट्रांजिट और जो हम लॉस है 0.18% और 0.7% ऐसे 0.18% और 0.7% ऐसे कुछ है। एग्जैक्ट फिगर मैं संबंधित सदस्य को भेजता हूं। सो ओवरऑल टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा बदलाव इस 10 वर्ष में बिकॉज ऑफ द डिजिटाइजेशन सर। इट इज बिकॉज ऑफ द डिजिटाइजेशन, हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है। मैं सीबीडीसी के बारे में ये बताना चाहता हूं। रिजर्व बैंक के द्वारा एक डिजिटल करेंसी हमने शुरू किया है। वो डिजिटल करेंसी अभी जो शुरू हुआ है गुजरात में, हमने पायलट मोड में शुरू किया है, पायलट प्रोजेक्ट के नाते। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आर्यनगर वार्ड के शिव मंदिर में मां कात्यायनी आराधना कर 251 नवदुर्गा स्वरूपा कन्याओं का सामूहिक रूप से विधि विधान पूर्वक कन्या पूजन किया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने परिवार के साथ चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर नैशविला रोड स्थित बद्रीनाथ मंदिर में मां कात्यायनी आराधना कर 151 नवदुर्गा स्वरूपा कन्याओं का सामूहिक रूप से विधि विधान कन्या पूजन भी किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कन्याओं को चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धापूर्वक भोजन कराया। साथ ही दक्षिणा और उपचार मां की जगह उपहार देकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नवदुर्गा स्वरूपा कन्याओं का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की है। इस बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बेटियां हमारे समाज की आधार शक्ति हैं और उनका पूजन साक्षात शक्ति की उपासना है। उन्होंने कहा कि कन्याओं के सम्मान और सेवा से न केवल पितरों का उद्धार होता है, बल्कि ये हमारे भीतर सात्विक गुण और करुणा का संचार भी करता है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह पवित्र परंपरा हमें नारी शक्ति के संरक्षण और संवर्धन का संदेश देती है, समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। पूजा की जाती है क्योंकि कहा जाता है कि जो कंजकें होती है देवी का स्वरूप होती है। आज सुबह हमने आर्यनगर मंदिर में 251 कन्याओं की पूजा की और यहाँ भी लगभग 221 कन्याओं की पूजा हमने की है। और हमने माँ से प्रार्थना की है, माँ जो हमारा प्रदेश इस आपदा संकट से दूसरे वर्ष गुजरा है, हम लोगों को इस संकट न आए, हम सब स्वस्थ रहे, जिन क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं आगे बढ़े, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। ऐसी माँ से हमने प्रार्थना की है और कहते हैं कि माँ का आशीर्वाद जिसके साथ होता है वो हमसे आगे बढ़ता है। और मेरे पर तो माँ की विशेष कृपा है कि मेरे जैसा छोटा सा व्यक्ति आज 4 बार विधायक बन गया है, 3 बार मंत्री बन गई है। मैं माँ को प्रणाम करता हूँ, सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। और नगर निगम ने हाउस टैक्स को लेकर वसूली तेज कर दी है। करदाताओं को लगातार नोटिस और व्हाट्सएप के जरिए रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। निगम ने 31 मार्च तक टैक्स जमा करने की अपील भी की है, वरना पेनल्टी की कार्रवाई की जा सकती है। इस बीच टैक्स कलेक्शन 55 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। सहायक नगर आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा सभी करदाताओं को बिल भेजे जा रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से रिमाइंडर भी किया जा रहा है। सभी से अपील की गई है कि 31 मार्च तक अपना हाउस टैक्स जमा कर दें। अभी तक करीब 55 करोड़ रुपए कलेक्शन हो चुका है और हमारी टीमें लगातार बकायेदारों से संपर्क कर रही है। देखिए, शहरी क्षेत्र में जो लोग जो अपना व्यवसाय या आवासीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं और जो अपना व्यवसाय करते हैं, उन पर नगर निगम द्वारा संपत्ति कर वसूला जाता है। तो हमने सभी को जो एक ऑनलाइन के दायरे में सबको संपत्ति को ऑनलाइन के दायरे में लाया गया है
और उनको हम लोग बिल भी भेजते हैं और साथ साथ उनको हम लोग यहाँ से मैसेज भी करते हैं कि जो है व्हाट्सएप के माध्यम से कि आप अपना टैक्स भी जमा करा दें। और हमने एक अभी टीम भी डेप्यूट की है कि जो समय समय पर उनको रिमाइंड भी कराती है कि आपका जो बकाया है उसको आप नगर निगम में समय जमा कर दें। अगर आप 31 तारीख तक ये अपना टैक्स नहीं जमा करेंगे तो अगले साल जब आप जाएंगे तो उस पर आपको ब्याज की धनराशि दे होगी। तो मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि आप जो है 31 मार्च तक अपना जो भी बकाया जो भवन करे उसकी धनराशि नगर निगम में जमा करा दें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। लोगों को किफायती और गुणवत्ता युक्त उपचार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है उत्तराखंड सरकार। प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार हो रहा विस्तार। वर्तमान में 1086 सरकारी अस्पताल और 5 मेडिकल कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 1985 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जरिए हर साल 34 लाख से ज्यादा लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। हमी सरकार हर नागरिक तक क्वालिटी हेल्थ उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टरों की कमी दूर कर रही है। प्रदेश में 2598 डॉक्टर तैनात हैं, साथ ही 1264 नए पद सृजित किए गए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। भविष्य के डॉक्टर तैयार करने के लिए एमबीबीएस सीटों की संख्या को बढ़ाकर 1325 किया गया है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 1399 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की है। साथ ही तकनीकी कर्मियों की तैनाती भी की जा रही है। 272 वाहनों के बेड़े के साथ 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा अब राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ बन चुकी है। राज्य में 335 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के जरिए लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। पिछले कुछ समय में स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स पर राज्य ने शानदार काम किया है। राज्य में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में भारी कमी आई है। स्वास्थ्य सेवाओं का हुआ विस्तार। स्वस्थ उत्तराखंड का सपना साकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल समेत पूरे उत्तराखंड में विवाहित पुत्री को चैत महीने में भिटौली देना एक प्राचीन परंपरा है। इस दौरान एक भेंट में डीएसपी कॉलेज के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ललित तिवारी ने हमारे जिला संवाददाता ललित जोशी को बताया कि उत्तराखंड में भिटौली एक बहुत प्राचीन परंपरा है, जिसमें माता पिता भाई द्वारा विवाहित बेटियों को वस्त्र पकवान उपहार दिए जाते हैं, जिससे बेटियां अति प्रसन्न नजर आती हैं। उन्होंने कहा कि चैत का महीना 30 दिन का होता है और इसी माह भिटौली भी दी जाती है। भिटौली में एक पकवान बनाया जाता है जो चावल को पीसकर भूनकर उसमें मीठा आदि डालकर बनाया जाता है, जिसको माता पिता भाई बहन जो है विवाहित बेटियां बहनों के लिए ले जाते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्राचीन समय से ये परंपरा चली आ रही है, जो जीवंत काल चलती ही जाएगी। इससे मानवीय प्रेम झलकता है। यही भिटौली पर्व उत्तराखंड राज्य के अलावा तमाम राज्यों में भी मनाने लगे गए हैं। जो संस्कृति है, हिमालय की संस्कृति है, उसमें बहुत सारे गुण दिखाई देते हैं और बहुत सारी जो ऐसी विशेषताएं हैं जो कहीं विश्व में दूसरी जगह नहीं पाई जाती हैं। और उसी तरह से जिस तरह से चैत का महीना आता है, चैत का महीना इस प्रकृति के रोमांच को दिखाता है, इस प्रकृति के हरियाली को दिखाता है, उसके पुष्पांकित होने का दिखाता है। उसी तरह से जो मानवीय रिश्ते हैं इस चैत के महीने में बहुत मजबूत होते हैं। और विशेष रूप से उत्तराखंड और कुमाऊं में एक संस्कृति है भिटौली के अंतर्गत जो चैत्र मास में आयोजित की जाती है और जो
बिटौली के 30 दिन हैं वो चैत्र मास को समर्पित हैं और चैत्र मास में ही बिटौली दी जाती है। बिटौली एक ऐसी परंपरा है जिस परंपरा के अंतर्गत जो बालिका की जो विवाह किया जाता है, जो स्त्री का विवाह किया जाता है और उसके बाद उसको मायके की तरफ से कैसे उसको याद कर सकते हैं, कैसे उसको उपहार दे सकते हैं, तो यही बिटौली का जो मजबूत कड़ी है, जो हमारी परंपराएं हैं उस पर नजर आती है। और इससे पहले भी इसका कब से प्रारंभ हुआ इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने विवेकानंद कॉर्नर और उसके आसपास के क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विवेकानंद पार्क की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को क्षेत्र के कायाकल्प के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि सड़क किनारे उगी झाड़ियों को तत्काल साफ कराया जाए ताकि आवागमन सुगम हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि विवेकानंद कॉर्नर स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी कुछ आकर्षण मुख्य केंद्र है। इसके सौंदर्यीकरण के लिए विभाग को विशेष योजना पर काम करने को कहा गया है। पार्क के निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां मौजूद सुविधाओं को परखा और अधिकारियों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों का रखरखाव प्रशासन की प्राथमिकता है ताकि आने वाले समय में यहां पर्यटन की गतिविधियों को और बढ़ावा मिल सके। और हल्द्वानी के बनभोल पूरा क्षेत्र में एक बार फिर तनाव की स्थिति देखने को मिली। मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि दो पक्षों के बीच सड़क पर ही जमकर मारपीट और हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग एक दूसरे पर हमलावर हो गए। हैरानी की बात यह रही कि जब मौके पर पुलिस पहुंची तब भी उपद्रवी शांत नहीं हुए और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही एक दूसरे से भिड़ते रहे। हालात बिगड़ते देख मौके पर तैनात पुलिस बल ने तुरंत मोर्चा संभाला। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों के लोगों को एक दूसरे से अलग किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह लोग खुलेआम सड़क पर हंगामा कर रहे हैं और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर हंगामा करने वाले लोगों की पहचान कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में शांति व्यवस्था को भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आपको हल्द्वानी में ये उपद्रव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हंगामा हो रहा है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने समय रहते पूरे मामले को संभाला और शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने और नागरिकों को सुव्यवस्थित पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देहरादून में ऑटोमेटेड पार्किंग की शुरुआत हो गई है। ऑटोमेटेड पार्किंग का लोकार्पण सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से ऑटोमेटेड पार्किंग का निर्माण कराया जिससे शहरी यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ बनाया जा सके। जिला प्रशासन की इस योजना के अंतर्गत शहर में कुल 3 प्रमुख ऑटोमेटेड पार्किंग स्थल विकसित किए गए हैं जिनमें परेड ग्राउंड, तिब्बती मार्केट और कोरोनेशन शामिल है। पार्किंग सुविधाओं को और अधिक प्रभावी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने फ्री सखी कैब सेवा संचालित की है। इस सेवा के अंतर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण देहरादून को नई ईवी वाहन उपलब्ध कराए गए हैं जिनके माध्यम से पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले वाहन स्वामियों को नजदीकी व्यस्त और इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों तक निःशुल्क आवागमन की सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं शहर में सार्वजनिक परिवहन को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जल्दी आधुनिक ईवी मिनी बस शटल सेवा प्रारंभ की जाएगी और ये सेवा पार्किंग स्थलों से प्रमुख गंतव्यों तक आवागमन को आसान बनाएगी। साथ ही निजी वाहनों के उपयोग में भी सहायक होगी। फर्जी जमानत के खेल में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों में से एक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पुलिस अभिरक्षा में हुई इस मौत के बाद प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि रोशनाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय में धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया था। पुलिस जांच में पता चला है कि 4 व्यक्ति उज्जवल, नरेश, कमलेश और नरेंद्र पेशेवर जमानती के रूप में काम कर रहे हैं। ये लोग एक ही समय पर अलग अलग अदालतों में एक ही संपत्ति के दस्तावेजों का उपयोग कर जमानत ले रहे थे। आरोपियों ने अपने शपथ पत्र में पिछली जमानतों की जानकारी छिपाकर अदालत को गुमराह किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने थाना सिटकुल को इनके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। पुलिस चारों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने ले जा रही थी। मेडिकल परीक्षण के दौरान नरेश ने अचानक पेट और सीने में तेज दर्द की शिकायत
शिकायत की। पुलिस उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंची। उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला पुलिस अभिरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डॉक्टरों के पैनल द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। कल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार उनके द्वारा ये पुलिस को एक आदेशित किया गया था एक मुकदमा लिखने के लिए, जिसमें कि 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें एक नरेश, कमलेश, नरेंद्र और उज्जवल कि ये सेम प्रॉपर्टी के कागज लगा के अलग अलग न्यायालयों में इनके द्वारा अलग अलग समय पे जमानत प्रार्थना पत्र दिए गए, जमानती बने, जिसमें भी झूठे ये प्रार्थना पत्र लगाकर उन्होंने जमानतें लिए लोगों की। इस संबंध में उन्होंने मुकदमा लिखने का आदेश किया, जो कि उनके पेशकार द्वारा एक तहरीर पे सिडकुल थाने में अंडर सेक्शन 229(1), 336(3), 318(4) बीएनएस में दर्ज किया गया। और आज जब सुबह कोर्ट में पेश करने से पहले इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोशनाबाद में जब मेडिकल के लेके गए, तो वहां पे नरेश के द्वारा जो ड्यूटी में साथ में गए थे कर्मचारी, उनके द्वारा बताया गया कि उसने हॉस्पिटल में बोला कि उसके पेट में दर्द है, और फिर उसने बोला उसकी चेस्ट में पेन है। फिर डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में एक यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। बताते चले कि इस ग्राफिक एरा ड्रीम्स यूनिवर्सिटी में जामवंत इफेक्ट विषय पर विशेष सेमिनार आयोजित किया गया, जहां पर ग्राफिक एरा ड्रीम्स यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने सेमिनार किया। सेमिनार में पूर्व राज्य न्यायिक डॉक्टर दीपक वोहरा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनशाला ने डॉक्टर वोहरा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। डॉक्टर वोहरा ने भारत की वैश्विक पहचान, सांस्कृतिक मूल्य और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदमों पर प्रकाश डाला। मानव संसाधन है भारत की असली ताकत। भारत की सबसे बड़ी ताकत उनका मानव संसाधन है। भारतीय मानव संसाधन में छिपी है अपार संभावनाएं। नेतृत्व क्षमता, कूटनीति, सैन्य शक्ति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और मजबूत बुनियादी ढांचे से बनती है राष्ट्र की असली पहचान। आज भारत सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्थाओं में विश्व के 30वें स्थान पर। वैश्विक शक्ति संतुलन को भी कर रहा प्रभावित। लंबे समय तक दूसरों ने भारत की लिखी नियति, अब हमें स्वयं गढ़ना है अपना भविष्य। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भारत का करना है निर्माण। देहरादून और भारत की शान जो यहां बैठे हैं साहब, अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, अकल नहीं है, पैसे नहीं, ये मुझे कहते थे, खून के आंसू पीने पड़ते थे। आज जो मैं कर रहा हूं, मैं बदला नहीं ले रहा। इट्स एन एक्ट ऑफ डिफायंस। है 60,000, वन ऑफ द बेस्ट, शायद आपने उसका नाम सुना है, उसको ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, हो सकता है आपने उसका नाम सुना। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है। कितने की है मैडम? 34 करोड़। मेरी मां भारती के पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। आपके 5 साल में 10 करोड़ एआई रिलेटेड नौकरियां पैदा होंगी भारत में। मुझे भी समझाना, पश्चिमी देश भारत से अब डील नहीं कर सकते क्योंकि हम मना करते हैं। याद है आपको अमेरिका के साथ ट्रेड डील होनी थी? एक लाइन ऐड करिए, जब स्थिति सबसे कठिन होती है तो भारतवासी निकल पड़ते हैं। मेरा नाम दीपक वोहरा है। मैं भारत का सबसे हसीन राजदूत हूं। ये तो आप लोग कहते नहीं हो। भले ही मेरी उम्र 75 साल की है, अभी भी मैं जवान हूं। हम लोग बात करते थे महाशक्तियों की। आज सारी दुनिया में इस बात को स्वीकार करते हैं कि 4 महाशक्तियां हैं जो हमारी इस धरती का भविष्य तय करेंगी। सो दीज 4 ग्रेट पावर्स, अब हम कोई डेवलपिंग कंट्री वगैरह नहीं है, हम ग्रेट पावर बन चुके हैं। भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल साउथ के हम लीडर हैं। आलोचना करना बड़ा आसान है, अगर सिचुएशन खराब है उसको सही करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। ये मत पूछिए कि मेरा देश मेरे लिए क्या करता है, पूछिए अपने आप से मैं अपने देश के लिए क्या करता हूं। और आगे बढ़ते हैं। एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल ने की अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ गोष्ठी, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए नजर आए। शिक्षण संस्थानों, हॉस्टल और पीजी के बारे में जानकारी ली। एसएसपी का बड़ा बयान। शिक्षण संस्थानों में गुटबाजी करने वाले छात्र होंगे चिन्हित। शिक्षण संस्थानों और पीजी में
छात्र विवाद की जानकारी छिपाना पड़ेगा भारी, हॉस्टल पीजी संचालकों में भी तय होगी जिम्मेदारी। हॉस्टल रेस्टोरेंट में छात्र विवाद पर संचालकों की भी खैर नहीं, पुलिस करेगी भूमिका की गहन जांच। रात में घूमने वाले छात्रों पर पुलिस की रहेगी नजर। होटल रेस्टोरेंट में विवाद पर संचालकों की जांच, लापरवाही पर थाना प्रभारियों के खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।